बिहार क्या कर रहा है? नीतीश कुमार का दौर है। रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। पैसा जहां आएगा करप्शन आएगा। पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने हिसाब से जो है वो मुद्दे गढ़ती हैं। किसकी सरकार बनती है? गुंडागर्दी से विकास का बदलाव। तो बाहुबली थे उस समय। लालू का दौर जो पहले 15 साल वाला, वो इसको आप एक शब्द में जंगल राज या गुंडा। तो सिवान भी कर लो, तो सिवान नाम से ही लोगों को डर लगता था। बिहार बदलाव नहीं चाहता है। ऑलरेडी बदल चुका है। वेलकम टू नो नॉइज स्टोरीज अगेन। बिहार की चुनाव यात्रा बढ़कर आई है हमारी गांधी घाट पर, जो एनआईटी पटना के पीछे है। सही कह रहा हूँ अगर मैं? और हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि रिपोर्टिंग के दौरान जो ट्रांजिशन इन लोगों ने देखा है, बिहार क्या कर रहा है? बिहार बदल रहा है? बिहार में विकास हो रहा है, या फिर बिहार का गुंडागर्दी वाला टर्म जो लगा हुआ था जारी है, या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? चलिए बात करते हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज हुसैन है और मैं पिछले 30 सालों से बिहार में, विशेषकर पटना में पत्रकारिता कर रहा हूँ। दूरदर्शन से जुड़ के, अदर अखबारों से पहले जुड़ के, उसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी मेरा ये कहना है कि जो ट्रांजिशन हुआ है, तो जिस तरह से पूरे देश में ट्रांजिशन हुआ है, उसी तरह से बिहार में भी ट्रांजिशन हुआ है। पिछला जो टर्म था, जिसको आप गुंडागर्दी ना कह के, जो एक आम गुंडा राज कहेंगे, जंगल राज की परिभाषा जो दी गई। गुंडा राज मैंने गलत बोल दिया, गुंडा राज बोलते वो थे उसको। जंगल राज की परिभाषा दी गई, जो किसी और परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट ने नगर निगम के बारे में कहा था। अच्छा, तो उसको लेके वो जंगल राज की परिभाषा वो जुड़ गई बिहार के उस राज से जो लालू राज था। और ये तो उस समय का जो बिहार था, वो धीरे धीरे क्या था कि वो ट्रांजिशन के पीरियड में बढ़ रहा था। थोड़ी सी समृद्धि धीरे धीरे कहीं कहीं से आने लगी थी। और वैसे समय में जब ट्रांजिशन होता है और एक जो वर्चस्व का जो एक दौर होता था गाँव में, और ये जो हम लोगों ने भी देखा है, अपर लोअर का जो भेदभाव, उनका जो एक जो दबाव होता था नीचे के तबके वालों पे, तो उनके बीच में वो जो ट्रांजिशन होना शुरू हुआ। विशेष के आरक्षण का जब मामला आया, फिर एक समय था कि 20 साल से मुखिया का चुनाव ही नहीं हुआ था। उसके बाद जब मुखिया का चुनाव होने लगा तो उस समय आरक्षण आ चुका था। तो जो आरक्षण का जो फैसला आया, आरक्षण के साथ जब चुनाव होने का हुआ, तो उसमें हुआ था कि भाई जो दलित, एससी, ओबीसी, इन लोगों के का जो एक था कि उन्हें आरक्षण मिला और उन्हीं को वो सीट रिजर्व हो गई। तो वैसे में वो जो तबका था, शुरुआत में तो उसने अपने ही लोगों को खड़ा किया, अपने ही बीच में जो उनके यहाँ काम वाम करते थे, है ना, वो फिर आए चुन के। पहले टर्म में तो ठीक ठाक चला, चूँकि उनके इशारे से काम हो रहा था। उसके बाद फिर इन लोगों को लगा कि भाई अब जब मेरा ही राज है, मैं मुखिया हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, तो फिर हम क्यों ना कुछ चलें। तो वहाँ से थोड़ा सा क्लैशेस शुरू हुआ। तो ये क्लैश देखिए, अपर कास्ट लोअर क्लास के बीच अब वर्चस्व की जंग थी, या आपस में लोअर कास्ट अपराइजिंग में लड़ रहा था कि हम कौन किसके पास ज़्यादा पावर होगी, या फिर कौन? नहीं, ये ट्रांजिशन का ये था। और वही लालू राज वाला जो था, है ना, जो कि लालू का जो राज रहा, जो वो समाज में ट्रांजिशन का ही राज था। उसने जो काम किया वो समाज में उस तबके को ऊपर लाने का काम किया। उनका फोकस रोड और बिजली, सड़क, पानी, इस पे नहीं था। उनका बस एक फोकस था कि इनको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लिया जाए, इनको उनके जगह पे पहुंचाया जाए। और वहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू हुआ। आते आते शुरू का तो 5 साल इनका अच्छा चला। सेकेंड में लड़ पड़ने वाला चला, एकदम ठीक ठाक चला, जो चाहा वो कर लिया। उन्होंने अच्छी कोशिश की शुरुआत की इसमें। अगला जो 5 साल का जो टर्म था इनका, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था। उसमें कोई दो राय नहीं कि लालू यादव के आसपास के लोग, जो उनके रिश्तेदार थे और लोग, या अदर ये जो कम्युनिटी जो थी, वो थोड़ा ही उद्दंड हो। साधु यादव, सांसद साहब हैं, सुभाष यादव और ये सारे लोग, तो ये सारे लोग थोड़ा सा जाहिर सही बात है कि इन लोगों ने उद्दंडता की और गड़बड़ किया। और बिना सीएम की सहमति से सब कैसे? जाहिर सी बात है। तो वही 5 साल के बाद का जो, जब उनको कोशिश करनी चाहिए थी और इसको आगे बढ़ाएं, अब विकास पर ध्यान दें। शुरू में तो चलो
हो गया कि सामाजिक समरसता और सामाजिक इसको अपने अपने तबके को ऊपर उठाना। लेकिन अगला जो 5 साल होगा वो कहीं ना कहीं इन्होंने उस पर फोकस न करके इनके ऊपर फोकस करना शुरू किया, और ये यहीं से बिहार में वो जो विकास की गति जो है धीमी पड़ी थी। ठीक है, उस दौरान लालू जी का बाहुबली प्रेम भी चरम हाँ, पर। जाहिर सी बात है, चूँकि अब जो है कि जो बिहार में उस समय पैसे वैसे आने भी शुरू हो गए, और तो जाहिर सी बात है पैसा ठेकेदारी कहाँ का से पुराना आएगा, ठेकेदार होगा, ठेकेदारी का पुराना तो चलन ये है, बाहुबली ही ठेकेदार कौन होंगे, किसको ठेका ज़्यादा है मिलेगा। ना? तो वहाँ से ये हुआ, और उनका धीरे धीरे ग्राफ जो है थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ। और इस दौर में फिर उनके साथी जो नीतीश और ये थे, ये लोग भी अलग होते चले गए, है ना। देश में फिर दूसरी पार्टी का वर्चस्व होना शुरू हुआ, कांग्रेस यहाँ से धीरे धीरे सिमटती चली गई। तो नीतीश जी के बाद कोई सेकंड लाइन की लीडरशिप तो नहीं दिखती है जेडीयू के पास। हाँ, ये बात सही है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई वैसी लाइन नहीं दिखती है जो नीतीश कुमार के लेवल का हो। लेवल का नहीं, उसके थोड़ा कम लेवल में भी कोई लीडरशिप नहीं दिखती है। सेकंड लाइन लगभग ना के बराबर है। भले बन जाने के बाद कुछ लोग कर लेते हैं, जैसे राबड़ी देवी ने भी काम किया सीएम बन के, तो लेकिन एक वैसा कोई बिहार को फिर दोबारा रबर स्टैम्प सीएम की आवश्यकता है। अब क्या कहा जा सकता है कि अब जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा किसकी सरकार बनती है। तो माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे, जेडीयू को लेकर कितना फेवर में हैं लोग, आप लोग क्या देखते हैं रोजमर्रा के? देखिए, जेडीयू में नो डाउट सीएम के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे जो वोट मिलेगा वो नीतीश कुमार के ही नाम पे बिहार मिलेगा। बदलाव नहीं चाहता है, और बिहार, देखिए बिहार ऑलरेडी बदल चुका है, बदलाव का और बदलाव नहीं चाहिए। नहीं, धीरे धीरे जो, और नीतीश कुमार की कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी गड़बड़ रही वो है बेसिक एजुकेशन में का ये, और सारी स्कीम्स के क्या हाल है? है। मिड डे मील की बहुत बात सुनी जाती है, उनका क्या हाल है? नहीं, तो मिड डे मील वगैरह तो जो है, ये जो योजना है, तो बेसिकली इसको हम लोग उतना सही मानते भी नहीं है। क्यों? मिड डे मील में बुराई क्या है? देखिए, मिड डे मील का मतलब है ना कि मिड डे मील में इनको इन्वॉल्व करना, टीचर्स को इन्वॉल्व करना, उसके ये सबसे गलत ये है। आप पढ़ाइए, और जो एक्स्ट्रा टाइम जो टिफ़िन का टाइम है वहाँ बाहर से कोई आपको आके खिला दे वो एक अलग चीज़ है। ठेकेदारी में विशेष प्रेम बिहार का जो है, सारी समस्या जो है ना, तो फोकस क्या हो जाता है टीचर्स से लेके सबका, वो मिड डे मील हो जाता है, पढ़ाई नहीं होती। तो मिड डे मील आप चलाइए, लेकिन उसको एक अलग, वो जो समय हो आधे 1 घंटे का, उसमें एक अलग टीम आई, उसने खिलाया पिलाया और आपको क्लासरूम में भेज दिया। लालच में ही अगर वो पढ़ लेते हैं। सर नाम, आपका नाम बताइए आप एक बार। मेरा नाम खालिद रशीद जी। तो अखबारों से हमारा पत्रकारिता का करियर शुरू हुआ। हाँ। हिंदुस्तान टाइम्स से। अरे देन आफ्टर हिंदी में हमारा हाँ। मूवमेंट हुआ। हाँ। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होते हुए ओके अभी सक्रिय हैं। हाँ। तमाम चैनल जो ओरिजिनल चैनल्स हैं उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके जुड़ाव का अनुभव हुआ। और जो आपका विषय वस्तु है, हाँ। चुनाव तो मुख्य केंद्र है ही आपका, लेकिन जो विषय वस्तु है कि कितना बदला बिहार, बदलाव है ना, बदलाव कितना हुआ, और जो एक पॉइंट ऑफ टाइम को आप मानक बना रहे हैं, तो वो थोड़ा क्लैरिटी कर दीजिएगा। हाँ, क्लैरिटी देखिए, बिहार में बदलाव की बात करेंगे सिर्फ 2 लोगों की बात हो सकती है मेरे हिसाब से। नहीं 2005 ये मानक माना जाता है कि भाई 2005 से पहले आपने और जो 2005 के बाद में हाँ, आपने गुंडागर्दी से विकास का बदलाव है ना, गुंडा राज से तो विकास ये पुरुष बनने तक का सफर जो सीएम्स ने तय तो किया है। ये एक अवसर था, एक पॉइंट ऑफ, बिल्कुल सही कहा, सुशासन का एक जो कंसेप्ट आया 2005 में, है ना, जिसकी वजह से जो राजग सरकार है, नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन है, वो उस समय सशक्त हुआ, है ना। और जो अपेक्षाएं थी, वास्तविकता है कि उस समय लॉलेसनेस तो था, और जैसा कि हमारे साथी ने कहा भी कि उस वक्त जो फोकस था, गवर्नमेंट का फोकस था, आपको नज़रिया भी थोड़ा सा मतलब बड़ा करना होगा, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टियां जिस चीज़ को आपके सामने परोस देती हैं, उसी को आप गैलप नहीं कर लीजिए। हम गैलप करने नहीं है, हम आपसे जानने आए, हमें तो हम नहीं जानते। एज अ जर्नलिस्ट हम लोग ये बिल्कुल। तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने हिसाब से जो हैं वो मुद्दे गढ़ती हैं, है ना। वो जनता के हो सकते भी हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल। अपेक्षा तो यही की जाती है कि जनता के मुद्दे हों, लेकिन कभी कभी गढ़ा भी जाता है। तो सुशासन का जो उस वक्त की जो बात कर रहे हैं, मेरी तो पत्रकारिता ही उस दौर में शुरू हुई, है ना।
अगर मैं कहूँ कि मैंने पत्रकारिता उस समय शुरू की जब लालू गवर्नमेंट है ना, जनता दल के बाद, जनता दल की जो गवर्नमेंट बनी उसके बाद उनको जो मौका मिला तो हमने उन्हीं के समय में पत्रकारिता शुरू की। तो पत्रकारिता करने का जो मेरा अनुभव है, मैं डिफ़र करता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं डिफ़र करता हूँ कि कभी भी पत्रकारिता करते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ यहाँ लॉलेसनेस है, राज है। मैं आपको एक घटना भी बता सकता हूँ कि एक जो परसेप्शन बन रहा है, तो मैं ईटीवी के साथ जुड़ा हुआ था, है ना, इलेक्शन एक्सप्रेस उसकी जो लेकर चलता था, मैं उसको एंकर करता था। तो हमारे सामने एक चैलेंज आया जब मैं गोपालगंज में था इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ, तो हमारे सामने एक चैलेंज आया। हमारे बॉस ने कहा कि भैया तुम वहाँ पे पहुँच गए हो तो सिवान भी कर लो। सिवान जाने में डर लगता होगा उस जमाने में। हाँ, तो सिवान नाम से ही लोगों को डर लगता था, ठीक है। सिवान के ऊपर जाने कितनी पिक्चरें बन तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग उसी से जोड़ते हैं ना। आप गुंडा राज का जो कंसेप्ट है भाई, तो बाहुबली थे उस समय, तो सिवान में भी बाहुबली थे, कई सारे बाहुबली और भी थे। तो सिवान करने की जो बात आई तो मैंने अपने जो लोकल रिपोर्टर है उनसे संपर्क किया कि भैया क्या संभावना है सिवान में हम लोग इलेक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोग जो है अपना ओपिनियन देंगे। जो परसेप्शन तो हमारे दिमाग में भी बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, यहाँ आना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। तो हमने कहा कि चलो भाई बच गए। हमने बॉस को अपने रिटर्न में बोला कि अच्छा हम लोग सिवान नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो लोकल रिपोर्टर हमारा है वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स ए चैलेंज फॉर यू, आप उस रीजन में हो, आप वहाँ करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके लिए चैलेंज है, आप कीजिए। मैंने अपना तंत्र जो है उसको एक्टिवेट किया, चूँकि मैं लोकल हूँ तो मैंने वहाँ पे किया, बड़े आराम से मैंने किया। ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सिवान एट दैट टाइम 2005 द सेकेंड इलेक्शन, 2005 में 2 इलेक्शन हुए हैं बिहार में। 2005 में 2 इलेक्शन हुए, राष्ट्रपति शासन के बाद वाले इलेक्शन की मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय मैंने बड़े आराम से किया। सिवान जैसी जगह पे जहाँ के बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे कोई पत्रकारिता नहीं कर सकता है, इलेक्शन एक्सप्रेस जैसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, लोगों से ओपिनियन आप ले ही नहीं सकते हैं, मैंने वहाँ पे प्रोग्राम किया एंड दैट वाज ए इंस्टेंट सक्सेस। तो मैंने वहाँ के लोगों से बोला कि भैया आप लोगों को डर लगता है, तो डर तो था, लेकिन जब हम उनके सामने माइक लेके जाते, आज का समय तो था नहीं, 2005 एंड 2025 ग्रेट डिफरेंस इज देयर, है ना। आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, माइक बातचीत हो रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। हमारे तो बताया गया हमको ये नई सड़कें बनी हैं, शाम को 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था यहाँ से, ये हमको रास्ते में बताते हैं बहुत लोग आए। फिर ये फिर गलत बात हो जाती है। हाँ, हमने तो सुना है, लोगों ने बताया। मैंने आपको कहानी सुनाई, हाँ, सिवान की कहानी सुनाई। अब मैं पटना की कहानी सुना देता हूँ कि जब मैं पत्रकारिता करता था तो पत्रकारिता का तो कोई समय नहीं होता। आप हिमांशु जी अच्छी तरह से 24/7 जॉब है, तो किसी वक्त भी आपको आना जाना। तो मैंने तो कोई ऐसी समस्या नहीं झेली। हाँ, लाइट नहीं थी, आज की जैसी जो बिजली की व्यवस्था है वैसी नहीं थी, आज की जैसी सड़कें नहीं थी, लेकिन उस समय सड़क बिल्कुल नहीं थी, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। सड़क तो थी, कह रहे हैं 6 बजे के बाद अंधेरे हुए निकलता नहीं था डर के मारे। तो मैं बता रहा हूँ पहले राजद, इवन वो आप ये ना कहें कि लालू के, ये सभी जगहों पे था, शुरुआती 90 के और आप देखिए सुनसान सड़कें, उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं, कुछ आम आदमी डरता भी, रात में वैसे भी कोई आदमी निकलता नहीं था पहले हम लोग के दौर में, पुराने दौर में। ये वो दौर में तो कहीं भी होता था, ठीक बात, सुनसान इलाका कहीं भी होगा, और कोई आदमी जा रहा हो ऐसे समय में जहाँ गाड़ी घोड़ा भी कम दिखता हो, वहाँ कार लेके कोई जा रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई उस तरह के मेंटालिटी का आदमी आपको लूट लेगा। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में ऐसा होता है। ये हो रहा था, बात कर रहे हैं भाई, कार लेके कोई जा रहा होगा तो कोई ना कोई लूट लेगा। हाँ, ये पहले एक 90 आप वो दौर 90 के पहले डिस्पैरिटी इतनी थी। हाँ, बड़ी वो है, वहाँ पर उसको मिल नहीं रहा है। मैं राजस्थान में भी रहा, मतलब आप जो परसेप्शन जो सुनते हैं वो परसेप्शन है, एक दृष्टिकोण बन गया है ना। बार बार किसी चीज़ को दोहराया जाता है ना, गॉबल्स की कहानी आप जानते हैं ना, किसी चीज़ को बार बार दोहराया जाए तो पब्लिक का माइंडसेट भी वैसे ही बन जाता है। ये इस चीज़ को भी समझना होगा। तो बिहार को आप बदलाव की बात अगर करते हैं तो ये हकीकत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव हुआ, संरचना में बहुत बदलाव है,
सड़कें बहुत अच्छी बन गई, डबल डेकर बन गया, हाँ, जेपी गंगा पथ बन गया, कई सारे पुल गिर गए, है ना। लेकिन साथ साथ उसमें कट्स और कमीशन की भी बात होती है, भ्रष्टाचार भी होता है, पुल भी गिरता है, हाँ। बाढ़ जब आती है, कितने % चल रहा होगा इस समय? आप परसेंटेज तो ज़्यादा सही बताएंगे। दोनों जो हमारे जो सहयोगी हैं थोड़ा सा इन चीज़ों पे नजर रखते हैं। जनरल परसेप्शन बन जाए, बंद तो पता चलता ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ डेवलप होगा वहाँ कितने एग्जैक्ट परसेंटेज जहाँ तक है वो थोड़ा आइडिया ज़्यादा अच्छा देंगे हमारे सहयोगी आपको। हमने सुना है कि पहले 100 रुपये मिलेगा, 30 रुपये दे जाना। वो वही है, वो परसेंटेज और माइनस हुआ होगा, इस समय परसेंटेज बढ़ गया। मैं बताऊँ ईमानदारी, 40 रुपये ले लेते हैं तो पुल नहीं गिरेगा तो क्या गिरेगा भैया? भैया हिमांशु एक चीज़ समझिए, मैं थोड़ा सा मतलब बेबाक होकर बोलना चाहता हूँ कि परसेंटेज जो है वो कल के डेट में वो फिक्स था और पता चलता था। आज के डेट में वो फिक्स भी नहीं है और पता भी नहीं चलता है ना। सिक्रेसी का दौर है। कुछ डिजिटल, कुछ भौतिक रूप से। डिजिटल तो ट्रेस करा जा सकता है, अभी भी कैश इकोनॉमी पे, वो अभी भी कैश इकोनॉमी। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ डिजिटल, अधिकांश पकड़ा रहा है बाकी तो यही सब सारी चीजें। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि कमीशन का दौर खत्म हो गया। हाँ, काम हो रहे हैं, बजट एलोकेशन बढ़ गया है ना, काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। क्योंकि जो आपने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था की तारीफ करनी पड़ेगी कि व्यवस्था आपने ये बनाई है कि भैया खाओ पियो ठीक है, लेकिन काम भी होना चाहिए। पहले कि आपको जो मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई पहले तो काम ही नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? बजट तो था, है ना। और जो कागज पे पुल बन जाते थे, अब बनते हैं, भले गिर जाएं। एग्जैक्टली, कुआं खुद जाता था, तालाब खुद जाते थे, लेकिन आप ढूंढने के लिए निकले तो उसके लिए तो पत्रकारों का एक्टिव होना और सोशल मीडिया के दौर में ये सब घपलेबाजी नहीं हो सकती, इसलिए भी हो, इसलिए भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सूचना के दौर में लोग जागरूक हो गए। पत्रकार इन चीजों पे फोकस नहीं करते थे। वैसे भी उनका फोकस जो था वो था कि भाई इनको बदनाम करो और इनके साथ साथ लपेटे में पूरा बिहार आता था। अब तो पत्रकार भी कटघरे में इसलिए है क्योंकि सबके हाथ में कैमरा है। के चक्कर में जब से मोबाइल फोन सबके हाथ में आया तब सबके हाथ में कैमरा है। अब सूचना दबा पाना बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। इसके दोनों पक्ष हैं हिमांशु। एक तो ये कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज छुप नहीं पाती हैं, सबके सामने आती हैं, है ना। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो उस दौर में जो सीमित जो संसाधन थे, है ना, बहुत सारे अखबार, दिल्ली के अखबार यहाँ दूसरे दिन पहुँचते थे, है ना। तो उसकी जो हेडलाइन होती थी वो घटना के बीतने के 24 घंटे बाद भी जो है अपना इफेक्ट दिखाती थी। ठीक बात, वो हेडलाइन बनता था, हाँ, है ना। आज वो स्थितियां नहीं है, रील का जमाना है सर। हेडलाइन 30 सेकंड में आदमी देख नहीं रहा है। तो ये बदलाव करने में यहाँ मीडिया हाउसेस का माइक थोड़ा लेके बोलेंगे तो हमारे कैमरामैन साहब भी कैप्चर कर पाएंगे आपकी आवाज़। दरअसल देखा जाए तो बिहार को बदनाम करने में या बिहारियों को बदनाम करने में ये कुछ मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। अरे मैं अपने दौर की बात बता रहा हूँ, जब मैं बम्बई गया काम करने तो पूछे कहाँ से, उन्होंने कहा यूपी से। कह रहे हैं यूपी बिहार के लोग कमरा नहीं देते हैं। मैंने बताना शुरू कर दिया हम दिल्ली से आए। जाहिर सी बात है उन्होंने एक ऐसा वो गढ़ दिया बिहार का इमेज बड़ा जो बनाया कि यानी हर आदमी, हर बिहारी लालू है और लालू यादव ही है और सब उसी तरह का है। अब देखिए ना, जबकि बिहार से बहुत सारे लोग बड़े अच्छे पोस्ट पे आज भी हैं और पहले भी रहे हैं। उस समय तो ये डिजिटल होता तो आपका परसेप्शन क्या बनता? हमारी ओपिनियन मैटर करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है और उस समय भी अच्छे लोग भी थे, बुरे हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे लोग। तो अब आपने बुरे को ही पूरा बिहार बना दिया और अच्छे लोगों को आपने तरजीह नहीं दी। ठीक बात। तो ये इमेज जो बना, और हम यहाँ बैठ के क्या होता है मेरे ध्यान में, अगर कश्मीर की बात हम करें तो ऐसा लगता है भाई कश्मीर जाओगे तो लगता है तड़तड़ा देगा कोई आपको, आप मारे जाओ। हर कश्मीरी आतंकवादी। तो क्या हो गया कि हमारा, जबकि आप जो लोग वहाँ से जो जाते थे और आते थे, लेकिन रेल मंत्रालय से कुछ विशेष प्रेम रहा है क्या यहाँ लोगों का? रेल मंत्रालय के साथ कृषि मंत्रालय भी साथ में था। यहाँ के 2 CM दोनों रेल मंत्री रह चुके हैं। ये रामविलास पासवान भी जी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे और हमारे ये भी। मैं एक सेकंड इनके पास जाना चाहूँगा, कुछ ये रेल प्रेम के बारे में बिहार के बता रहे हैं। बेसिकली ललित नारायण मिश्र भी रेल मंत्री रहे, जो जगन्नाथ मिश्रा के भाई रहे, जिनकी हत्या हो गई, वो भी रेल मंत्री ही थे।
रामविलास पासवान भी रेल मंत्री रहे, आपको नीतीश कुमार, मैंने बोला ना रेल प्रेम बहुत रहा है बिहार में। रेल से ही कनेक्टिविटी बिहार को सबसे ज़्यादा मिलती है। कहीं भी जाने के लिए रेल ही सबसे सुगम और सस्ता साधन है। और बड़ी संख्या में बिहार के लोग पहले बंगाल जाते थे मजदूरी के लिए, और उसके बाद पंजाब जाना शुरू किया उन्होंने। लेकिन मैं आपको प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। मैं फिर आपको मैं सबसे बड़ी वजह क्या थी कि पहले रेल मंत्रालय के बजट अलग हुआ करता था और फाइनेंस का बजट अलग हुआ करता था। अब समझ में आ गई बात है। फिर वही कमीशन में बात आगे फंस गई। कमीशन और उससे देखिए रेल देश का अगर फोर्सेस के अलावा जेबी फोर्सेस के अलावा डिफेंस के अलावा अगर सबसे ज़्यादा रोजगार देता है तो रेल देता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं आपको अपना प्लान से आपको जोड़ना होगा। आपका जो प्रश्न है हिमांशु कि आखिर रेल विभाग से इतना प्रेम क्यों, तो फाइनेंस वाला पार्ट तो है ही, लेकिन जो प्लान की आप लोग बात करते हैं कि भाई बिहार से लोग बहुत प्लान करते थे, अब भी करते हैं। प्लान एक बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ जो पीके हैं वो तो इसको मुद्दा ही बना रहे हैं कि भैया अपने बच्चों के लिए आप वोट कीजिए, इस चुनाव में अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, है ना। उनकी रोजी रोजगार एक मुद्दा और भी है कि शराब के लिए प्लान हम रोकेंगे। हाँ वो तो अब आपको चुनना है दो लोगों में, एक जो शराब बंदी का चाहता है, एक जो शराब खोलना चाहता है। मैं इसकी बात नहीं करना चाहता हूँ कि इसको प्रमोशन देने की बात होगी। ये मुद्दा तो उन्होंने चुनावी लाभ के लिए उठाया है और एज ए पत्रकार मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करूँगा। प्लान से मैं जोड़ रहा हूँ कि जो रेल जो है वो लोगों से जुड़ती थी, हाँ सीधे कनेक्टिविटी, तो रेल की बात होती थी। अब पहले रेल बजट आता था, हिमांशु आपको भी याद होगा कि रेल बजट जब इस गवर्नमेंट में जो परिपाटी बदली उससे पहले अलग से रेलगाड़ी दी गई, अलग से तो उससे भी उनका रेल बजट आता था। लेकिन आप एक चीज और ये उसमें सबसे ज्यादा हम लोग वेट करते थे कि किस इलाके में कितनी ट्रेनें मिली। लेकिन ये आप एक चीज मैंने जो नोटिस करी, मैं पहले रेल रिपोर्टिंग करता था, रेलवे देखता था मैं, तो मैं आज भी ये देखता हूँ कि रेल मिनिस्टर्स रहे, बहुत सारी रेलगाड़ियाँ मिली भी और हैं भी। मुझे लगता है बिहार बाउंड ट्रेन्स काफ़ी हैं इस देश में, है ना। सारे बिहार आती हैं। देखिए छठ के अवसर पे इतनी स्पेशल ट्रेन 12,000। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा ये, कोई भी ट्रेन समय पे नहीं पहुंचती है। ये नोटिस किया आपने? कोई भी ट्रेन बिहार आने वाली, इवन राजधानी या प्रीमियम ट्रेन भी आप लेंगे तो समय पे कभी नहीं आती। और ये आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया क्यों नहीं आती, समय पे क्यों नहीं आती है। आज तक ये एक रिसर्च का विषय है और इस पे रेल मंत्रालय को ज़रूर सोचना चाहिए। तो मेरा सीधा इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि भैया ट्रेनें क्यों लेट हो रही हैं? टेक्नोलॉजी तो वही है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है। नहीं मैं ट्रैक एडवांस हो गए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वही टेक्नोलॉजी तो तमिलनाडु में भी है, वही टेक्नोलॉजी तो साउथ के स्टेट्स में भी है। रेलवे की टेक्नोलॉजी बदलती तो नहीं है ना स्टेट वाइज। नहीं, अब बिहार में है तो हम बिहार में क्यों लेट हो रहे हैं? तमिलनाडु जाएंगे तो पूछेंगे तुम्हारी लेट होती है कि नहीं। मैं वहाँ ट्रेन से गया नहीं, इसलिए हमको भी नहीं पता कि वहाँ नहीं। मैं मुझे अनुभव है, हैदराबाद में मैं ईटीवी में जब था तो करीब काफ़ी लंबे समय तक आपका हेडक्वार्टर ही हुआ करता था वहाँ, और मैं फाउंडर्स में से था। तो रामोजी राव कभी मुझे तो याद नहीं है, नहीं लेट हुई ना। हाँ नहीं होती है। अप्रोच होता है, क्यों लेट होती है ये नहीं। एक अप्रोच कभी तकनीकी कारणों से आप लोग पत्रकार हैं, कभी नीतीश जी से पूछेंगे आपने कभी क्यों नहीं पूछा लेट क्यों हो रही भाई ट्रेन? आते तो ये लोग परिपाटी नहीं होती है, परिपाटी नहीं थी, घटना दुर्घटना होना, उसमें लेट होना वो तकनीकी कारण हो सकते हैं, वो अलग है कि इमरजेंसी कभी ऐसी नहीं। लेकिन ये मैंने तो आपको बताया ना कि हमेशा का ही है। हाँ ये एक आध बार नहीं। अरे सर के पास से हम लोग आ गए, जरा इनको माइक दीजिए, हम आपकी बात बीच में काटने के लिए माफी चाहेंगे। आगे की बात असल मुद्दा था वहाँ पे कि मैं ट्रांजिशन का फेज पे और गुंडा राज से आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए उस वक्त जो है जब ग्लोबलाइजेशन से जब भारत में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए, बहुत सारे पैसे आए, तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरफ डेवलप शुरू किया। चाहे आपने नोएडा को देखा होगा या फिर हरियाणा दिल्ली के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, वही चीज़ बिहार में भी आना शुरू हुआ। तो जी बिहार में नीतीश बाबू का वहाँ पे मुख्यमंत्री बने, ये एक डेवलपमेंट सोच वाले थे और इनको जो है एक ऐसा मिला जो कि सेंट्रल से बहुत कोऑपरेशन मिला, खासतौर से जो पूरे मनमोहन सरकार के वक्त में तो 2014 तक मनमोहन सरकार उनके सपोर्ट से चल रही थी ना, सपोर्ट तो उस वक्त आपसी सहयोग बोलिए मिला। तो उन्होंने ये बात बहुत खूबी की बात है, जो पैसे मिले उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जो पुलिस फोर्सेस है उसको ठीक किया। यहाँ पे जो सुशासन, इसी से नाम भी चला, यहाँ पे जो भी मार पीट डकैती वगैरह सब, उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया उन्होंने। उसके अलावा जो है एक सेकेंड
नहीं सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिया था, क्योंकि केंद्र में जो है लालू प्रसाद यादव उस वक्त ये जो राजद की जो संख्या ज़्यादा थी और मंत्री बहुत ज़्यादा थे बिहार के वहाँ पे, तो उस वक्त लालू के दौर की बात बता रहे हैं, नीतीश निकल गया 2005 मैंने सेंट्रल में लालू प्रसाद यादव थे और यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो पैसे बहुत ज़्यादा आते थे और इनका सही उपयोग किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बिजली वक्त पे आने लग गई, पुलिस फोर्सेस सही से रहने लग गई, और उसके बाद जो सड़कें बहुत तेज़ी से बननी शुरू हो गई, और उन्होंने नीतीश कुमार जी ने इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस, 3 चीज़ों पे जो है बहुत फोकस किया शुरू में, इलेक्ट्रिसिटी पे, प्रशासन पे, और तीसरा जो है सड़कों पे उन्होंने बहुत सी किया, जिसकी वजह से हर वक्त बिजली आनी शुरू हो गई। आईसीटीसी घोटाला जो है उस समय हुआ था। नहीं, हम लोग जो अभी हम लोग दूसरी बात है वो बताना नहीं चाह रहे हैं, तो पूछने का कोई नहीं जितना बता। देखिए, तो इससे डेवलपमेंट जो हम लोग जो बिहार का जो है जो विकास विकसित किया, ये 3 स्टेजेस मैंने जो बताए थे, उस चीज़ को यहाँ पे उसका फ्लो बना। अब देखिए, सरकारों में जो है जो चीज़ें चलती है, बहुत सारी निगेटिविटी भी होती है और उसकी पॉजिटिविटी भी होती है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो हम लोग अभी बेहतर महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब करप्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, करप्शन तेजी से बढ़ा है इसलिए बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये थोड़ा करप्शन देखिए, विरोधाभास वाला डायलॉग है ये। नहीं, ये हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, यहाँ करप्शन तेजी से बढ़ा है। नहीं, उसकी निगेटिव एस्पेक्ट में कह रहा हूँ, मैंने निगेटिव एस्पेक्ट बता रहा हूँ, ये मैं कहना है निगेटिव एस्पेक्ट में कि करप्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप बिना जो पैसे जो है आपको जो देना है, जैसे वो चीज़ जो ज़्यादा देने पड़ती हैं क्लर्क ग्रेड को, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के देखिए, अब इतने छोटे से क्लर्क को यहाँ पैसे ऐसे निकलते हैं कि वो नोटों को जला देते हैं, जलाना पड़ जाता है नोटों का। भी आपने सुना ही होगा कि अभी बहुत सारा जो है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है करप्शन। होगा तो करप्शन होगा। देखिए, पैसा जहाँ आएगा करप्शन आएगा, ठीक है। और अभी जो है अभी आप गौर करेंगे कि जो भी इलेक्शन के खर्चे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये बात से ये किसी को नहीं पता कहाँ से आते हैं। ये जो ठेके जो खरीदने के 100 करोड़ की चीज़ें हैं, मिल रहे हैं, 100 करोड़ की चीज़ें होती है, वो 500 करोड़ में बिकती है। आपने क्या देखा अभी बनारस में 850 करोड़ में रोपवे बनता है, बता दी। ये भी एक समस्या है। हमारे मित्र है जो अभी तो ये भी हाल में मतलब नए विधायक माने जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि पहले तो कम लग रहा था, आजकल तो 10 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ जाता है विधायक बनने के लिए, लेने के लिए, विधायकी लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए। और आयोग क्या कहता है? 40 लाख रुपए आप खर्च कर सकते नहीं, वैसे तो 40 ही लाख अंदर ही कर रखा हो, 25 लाख में चुनाव जीत जा रहे हो लोग। नहीं मतलब खर्च करना तो वहाँ है ना, टिकट लेने के लिए इनको 2-4 करोड़ रुपया देना पड़ता है पार्टी को। आंगनबाड़ी स्कीम जो थी, जो बच्चों को स्कूल में लेके आती थी, ये छोटे बच्चों का, ये एक तरह से देखा जाए तो आज जो दलित कम्युनिटी और मार्जिनल कम्युनिटी आज अगर पढ़ाई कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं इस आंगनबाड़ी स्कीम की बहुत बड़ा रोल है। उनके बच्चे पैदा होते थे, वही साथ में खेत में काम किया और आगे बढ़ते हुए खेत में ही काम करते मर जाते थे। लेकिन जब से आंगनबाड़ी आया तब से ये बच्चे कम से कम उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना, वहाँ काका गागा स्टार्ट कराए, पढ़ाना शुरू किया, और उसी में से कुछ बच्चे आगे चल के फिर पढ़ाई को आगे उन्होंने कंटिन्यू किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपनी यात्रा जारी करेंगे और दोबारा आप लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।